नेहा ने डब्बा के ऊपर अपना पॉडकास्ट डाल दिया है। डब्बा अपने राजमहल में जो पहुंच गई है, अब वो अपने मुंबई वाले अपने घर में आराम फरमा रही है। तो एनएफ ने वादा किया था डब्बा को एक्सपोज करने का, और वो भी तब जबकि वो यहाँ से चली जाएगी, मौदा से चली जाएगी। एक्सपोज वीडियो आ गया है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा पॉइंट कवर नहीं किए गए हैं, पर जो कवर किए गए हैं डब्बा की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। कितने ज्यादा बनते हैं, क्या व्लॉग में बनकर दिखाते हैं, जो व्लॉग के अंदर होता है वो कुछ और होता है और वास्तविक जिंदगी में कुछ और होता है। और इस बार तो वैसे भी पूरा का पूरा इसने सफाई का काम किया है। डब्बा ने चुन चुन के उन बातों को लिया जिस बातों के लिए वो बहुत ज्यादा ट्रोल होती थी। जब इतना ज्यादा ज्ञान देने बैठ जाते हैं, मतलब तीनों का काम एक ही है, दुनिया भर को ज्ञान देना और ये बताना कि सबसे ज्यादा अच्छे तो हम हैं, बाकी सब दुनिया ऐसी है, खराब है। यही वजह है कि जो भी इनके आसपास के लोग हैं और इनकी असलियत जानते हैं और जो आसपास में देखते हैं, लगता है कि किसी भी तरह से इनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा नहीं है तो वो अगर बोलेंगे भी तो कौन सुनेगा। जो माहौल है वो माहौल ऐसा नहीं है। ये मुद्दे की बात आते हैं जिसके ऊपर बात किया था। मेन मैटर जो हाईलाइट हुआ है इनके बड़े पापा बड़ी मम्मी का, जिनके साथ इनके रिश्ते बिल्कुल ही खराब थे और मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं था। आप देख लीजिए, जब इनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब वो कानपुर से मुंबई उनको देखने के लिए आए थे, तो उस कंडीशन में जबकि खुद का हाथ फ्रैक्चर हुआ था। नहीं समझता वो फर्स्ट क्लास में ही आए होंगे, वो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्लास में नहीं आए होंगे, या आए भी होंगे तब भी ट्रेन में चढ़कर आना, इस तरह से जाना, वो भी एक फ्रैक्चर हाथ से, बहुत तकलीफ की बात होती है। पर ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, हम कितनी बार ये बता भी चुके हैं। यही बात ये है कि उसके बाद में इनका आपस में कभी भी मिलना जुलना नहीं हुआ। इतनी बार मौधा आगे चले गए, इतनी बार मौधा छोड़ दो, कानपुर आगे चले गए, ये कितनी बार मेडिकल चेकअप कराने के लिए, खाला का या अपना या कोई भी ऐसे मेडिकल चेकअप के लिए कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में आई है। आप ही सोच सकते हैं अगर कोई कानपुर आ सकता है और बड़े पापा बड़ी मम्मी, मतलब इनके लिए देखा जाए तो इनके रिश्तेदारों में अगर सगा देखा जाए, पिता का भाई यानी आपके फादर का भाई आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो फिर आपके लिए कौन मायने रखता है? यही अपना खानदान कौन समझा जाता है? भाई समझे जाते हैं, बहन समझे जाते हैं, इसी को खानदान माना जाता है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, रिश्ता एक ही रहता है। कानपुर आने के बाद में भी ये कभी भी डब्बा उनके पास नहीं गई। अचानक ही मम्मी पापा का बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आया और वहां पर चली आई। आप लोग ये कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि उनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए उनको देखने जाना बनता तो था। यार जब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, चल फिर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आया था कि उनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल था, और उनके ये लफ्ज थे, बस अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने जान बख्शी थी इसलिए बच गए। ये सब इस बात के लिए काफी नहीं है कि उनका काफी ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, बीच में मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया जो कि मैंने एनएफ के व्लॉग से लिए थे। ये दिखाते हैं कि उसके बड़े पापा बड़ी अम्मी के साथ में उसकी रियल चैट है, ये कोई बनाई हुई चैट नहीं है। और उसने ना ही इस बात के लिए पूछा है कि आप मुझे डब्बा के बारे में कुछ बताइए, उन्होंने खुद ही अपने आप ही उसके बारे में जो बातें कही हैं वही बातें उसने अपनी चैट में दिखाई हैं। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। डिस्कशन पॉइंट ये है कि जब उनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था तो तब तुमने एक फोन करके भी उनसे हालचाल नहीं पूछे। ऐसा चैट में बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि इनकी तरफ से ना फोन आया ना कोई बात हुई। आप ही बताइए, जब उनको जरूरत थी इनकी सहानुभूति की, कि अपनेपन की, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आपका इलाज अपने तरीके से होता है, लेकिन कोई अपना आके खड़ा हो जाता है और आपको तसल्ली देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और खास तौर से वो अपनी फैमिली का हो तो और भी आसान होता है। ऐसे में इनका ना तो कोई फोन आया ना इन्होंने बात करी। हाँ, न्यूज इन तक पहुंच गई थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि न्यूज इन तक पहुंच गई थी? अरे इनके बड़े पापा बड़े मम्मी है तो इनके पास न्यूज आनी ही चाहिए थी, इन्हें खबर रखनी चाहिए, इन्हें बातचीत रखनी चाहिए, उनको पता रखना चाहिए, उनके हालचाल इन्हें पता होने चाहिए। ऐसे रिश्तेदार हैं, अगर अपने भाई बंद के, सगे भाई बंदों का आप ख्याल नहीं रख सकते तो आप किसका रखेंगे? तो आप कहां से अच्छे हो सकते हैं? तो क्यों करके आप जो है व्लॉग में दूसरे लोगों को शिक्षा देने चले जाते हैं, सबको जाके आके बताएंगे कि रिश्ते क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, हम क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं। चलिए, इससे बिल्कुल ये साबित हो रहा था कि किसी भी तरीके से इनके स्कोप में मम्मी पापा यानी इसके बड़े पापा और बड़ी अम्मी बिल्कुल भी नहीं थे। अब जब ये मौधा आई गई थी और इसकी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी रिश्तेदारों के लिए, फुप्पियों के लिए, कि फुप्पियों के लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जाएगी नहीं जाएगी, और साथ साथ जो मामू है इसके, जिसको इन नौकरी से निकाल दिया, उससे पैचअप होता है नहीं होता है, उससे कुछ सवाल जवाब या कुछ लेना देना कुछ करके ये पैचअप होता है। इस सब के बीच में
डब्बा ने ठान लिया कि इस बार सबको शांत करके जाएगी, और जो बोलते हैं कि भी एक घर में जो बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, आप उसके तरीके देखिए, किस तरह के पोस्ट लगाती है, किस तरह का बोलती है। मौधा जाने के बाद में इसका प्लान बना कि भाई ये वाला दाग भी अब धो देंगे, कि हमारे ददियाल के टाइप से जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो पहले तो उसने जितनी फुप्पो हैं उनके साथ में मेल मिलाप किया, उनको खबर दे दे के बुलवाया। अब आप खुद ही सोचिए, आपका कोई सगा है, बहुत ही सगा है, खून के रिलेशन वाला है, अगर आपसे सुलह कर रहे हो, उसको बुला रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तो वो क्यों करके नहीं आएगा। इस तरह से इसने एनएफ की नानी को अपने यहाँ बुलाया, इसकी फुप्पी और उम्रा पे जाने वाली थी। ऐसे टाइम पे कोई किसी से बैर नहीं रखता, और ऐसी दावतों को कोई मना कर भी नहीं सकता है। नहीं, इसने उस दावत को हथियार बनाया, ये साबित करने के लिए कि एनएफ जो भी बात कह रही है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो नानी कैसे करके इनके यहाँ दावत पर आ जाती। भाई मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, समझने वाली बात आप लोगों की है कि आप लोग क्यों नहीं समझ पाते किस तरह का ड्रामा ये रचती है, और किस तरीके से सारे रिश्तेदारों को अपने तरीके से मैनिपुलेट करती है। रिश्तेदारों की गरीबी इसके लिए तो वरदान है। सारे लाचार हो, गरीब हो, बिल्कुल तिल तिल के जी रहे हो, ऐसे लोग तो इसके लिए बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनके सामने दो चार टुकड़े डालेगी, उनके साथ में व्लॉग बनाएगी, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाएगी, अच्छे खासे नोट छप जाएंगे। सबसे पहले यही काम तो इसने फुप्पियों के साथ किया। अब आप ही बताइए, अगर फुप्पियों को इसने यहाँ पे बुलाना था तो फिर उनके घर जाने का क्या मतलब था, और फिर उसके बाद में कपड़े ला ला के उनके घर जा जाके देना। अगर तुम्हारा पहले से ही प्लान था और तुम्हें पता है कि तुम वहां जा रहे हो, तुम्हारी फुप्पियां वहां रहती हैं, तो ये सब सामान तुम लेकर नहीं आओगे। ये दिल्ली से आई थी, वहां से लेके नहीं आ सकती थी, और नहीं लेकर आई। मौधा आई तो रोज बाजार भागती थी, क्योंकि रोज स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, रोज प्लान बनते थे, आज इसको अप्रेस करना है, आज उसको अप्रेस करना है। तरीके से इसने पूरी फुप्पियों के साथ में पूरा का पूरा ड्रामा किया। और फिर एक बात बताइए, जितनी फुप्पियां हैं उसमें जो सबसे कमजोर फुप्पी है, यानी कि जिसके अभी हस्बैंड गुजरे हैं, आप ही बताइए, आप सबसे पहले इन फुप्पियों में से किसकी खबर लेना चाहेंगे? जिसके हस्बैंड गुजर गए हो उसकी लेना चाहेंगे, और जिसका खर्चा भी आज की डेट में ना चल रहा हो उसकी खबर लेना चाहेंगे? इन फुप्पियों को सूट दिला रही है, ये सब कर रही है, उस फुप्पी का क्या जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों की, लोग मतलब अपने लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। कहा गया इनका वो सॉफ्ट दिल, जिसके वजह से ये फुप्पियों के पास जा रही थी, उनको जाके ये सब चीजें सामान दे देकर आ रही थी। इसके लिस्ट में वो वाली फुप्पी नहीं है और उनकी फुप्पी नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उनसे? क्या लड़ाई है? बताओ ना, सबको बताओ। फिर लोगों को भी जानने का हक है कि वो कितने बुरे हैं जिसकी वजह से तुम उनसे नहीं मिलते हो। हमारे सारे रिश्तेदार अच्छे हैं, सारे हम लोग भी अच्छे हैं, और सब लोग अच्छे हैं। बुरे हैं तो सिर्फ वही हैं जो इस सब के बारे में बोलते हैं। इसे भी इन महारानी की आइडियलिज्म को कोई तोड़ ना सके, जो एक फलसफा इसने बना रखा है अपना कि बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, सब लोगों का ख्याल रखते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार जिन जिनको जरूरत है हम उनकी कितनी कितनी हेल्प करते हैं, उनको अपने घरों में लाकर जमीनों पर सुलाते हैं। कर लिया इसने नानी के बारे में। नानी को पहले वहां पर अपने घर में बुलाया और उसके बाद में उसके घर पे गई। अगर तेरे को सचमुच में सच्ची हमदर्दी थी अपनी नानी के लिए, अगले दिन ही खाला के घर भाग के जाने से पहले तो नानी के घर जाना चाहिए था कि मेरी नानी कैसी है, किस हालत में है, क्या प्रॉब्लम है। दिखावा ही दिखावा। तब लोगों ने नानी की हालत को देखा और इसको जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग हुई, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, और उसमें लपेटा गया खाला को भी कि खाला के घर पे भी तो रह सकती थी, खाला का घर भी तो सही है, अकेली रहती है, क्या प्रॉब्लम है, उसके घर नहीं रह सकती। तो फिर वो खाला के घर में आ गई, नहीं खाला के घर में आ गई। लेकिन भाई जो अछूत लोग होते हैं तो अछूत ही होते हैं, अगर वो घर के द्वार तक भी चले आएंगे तब भी जो बड़े लोग होते हैं उसको नहीं छू सकते। तो इस तरीके से नानी आज भी अछूत है। ये सिर्फ लोगों के कहने से वो खाला के घर तक चली गई, लेकिन उसके बाद में भी उसे बिस्तर नसीब नहीं हुआ। वहां पर भी इतने जो भी उसका घर है उसमें भी वो जमीन पर सोई। खुद बताइए, माँ बेटी एक साथ सोने में क्या दिक्कत है? इतने बूढ़े लोगों को अपने पास सुलाया जाता है जिससे उनको रात में होने वाली किसी भी परेशानी के लिए उठाया जा सके और उनकी मदद की जा सके। ये खुद ऊपर सोते हैं और अपने बुजुर्गों को जमीन पे सुलाते हैं। सदा से आप देख लो, वहां मुंबई पहुंच जाएगी, वहां पे भी जमीन पे सोएगी, यहाँ पर खाला के घर में है
तो भी जमीन पे सोएगी। इसलिए ये अछूत हैं, अछूत रहेंगे, उससे अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनसे कंटेंट लेना है, इनसे पैसा कमाना है, इनको कुछ देना है तो बस सिर्फ और सिर्फ उतरन दे देंगे, पटरी बाजार दे देंगे। इसके अलावा इनका कोई हक नहीं बनता। ना हम इनका घर बनवाएंगे, चाहे हम इनसे कितने भी कमा लें, ना इनके घर में लाके चीजें देंगे हमेशा के लिए। उनके दुख जो है वो तो दूर कर ही नहीं सकते, और उनका दूर जब ही दूर हो सकता है जब उनकी सुलह उनके मामों के साथ कराई जाए। माँ अपने बेटों के साथ रहती हुई अच्छी लगती है। और फिर देखिए असलियत क्या है, असलियत ये है कि नानी जो है बड़े आराम से, जो इनके बाबू मामू हैं के पास आराम से कई महीनों से रह रही थी। वहां पर उसका बहुत अच्छा घर है, आई मीन उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना घर बनाया हुआ है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। तो वो अपनी माँ को अपने पास रख रहा था। तो जैसे ये जो चालू आई, तुरंत ही उसको उसके घर में शिफ्ट होना पड़ा। यानी चालू के 4 पैसे का लालच देख के नानी फटाफट अपने बेटे को छोड़ के वो उस वाले छोटे से कमरे में आ गई। जब ही तो बात हुई कि उस कमरे की सफाई हो रही है, उस कमरे को सही करना है। अब नियामत खाना भी सामने आ गया, अब वो चादर भी सामने आ गई, अब वो पर्दे भी सामने आ गए जो फटी फटी चुन्नियों के लटके हुए हैं। शर्म औरत ये भी नहीं देखा कि नानी इतनी बूढ़ी होने के बाद में भी किस हालत में कमरे के अंदर है। कैमरा लिया और अंदर आ गई। शेफ की बात करते करते मैं नानी की बात पे इसलिए आ गया कि इसका जो दोगलापन है वो बाहर आना चाहिए, आप लोगों को दिखाई देना चाहिए ये कितनी दोगली है, नानी के लिए क्या करती है। चलिए वापस बड़े पापा बड़ी अम्मी के ऊपर आते हैं। यहाँ आने के बाद में स्क्रिप्ट लिखी गई और वहां पर पहुंचकर उनके घर में जाकर खाना पीना खाकर एक अच्छा सा हैम्पर लेकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे रिश्ते तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप लोग तो वैसे ही फालतू में कहते रहते हो। इसमें भी बड़कपन जो है बड़े पापा और बड़ी अम्मी का है कि वो अपने बच्चे को देखकर कि चलो ये मिलने आई है, उन्होंने नॉर्मल व्यवहार किया। छोड़िए इस नॉर्मल व्यवहार को, बाहर में जाए ये वाला नॉर्मल व्यवहार। बताइए कोई आपके सामने कैमरा लेके आ जाएगा तो आप उसके सामने किस तरह का व्यवहार करेंगे? आप जो असलियत में है वो व्यवहार करेंगे या कैमरे को देखकर थोड़ा संभल के व्यवहार करेंगे? क्योंकि आपकी जो बाइट है, आपकी जो शूट है वो लाखों लोगों में जाने वाला है। तो क्या आप अपने आप को बुरा दिखाना चाहेंगे? मतलब ये कहना चाहती थी, ये दिखाना चाहती थी कि मैं कैमरा लेके वहां पहुंच जाऊंगी तो अगर हमारे रिश्ते खराब होंगे तो वो मतलब हमको बुरा भला कहेंगे और कैमरे में करेंगे और ये दिखा देगी उसको। इतनी चीजें स्क्रिप्टेड करोगे, दोगले बेशरम इंसान कहीं ना कहीं तो पकड़े जाते हैं। इतनी बार ये कानपुर से शॉपिंग करके लेकर आई है, लेकिन कभी भी आपने देखा कि बड़े पापा बड़ी अम्मी के पास जाते हो? मेन मुद्दे की बात यह है कि जब उनको इसकी जरूरत थी तब इन्होंने ना उनके हालचाल पूछे, ना वहां पर गए। अरे क्या दूरी है, क्या दिक्कत है? एक फ्लाइट पकड़ के तुम फटाफट आ सकते हो। वो लोग आए थे तुम्हारे पास मिलने के लिए क्योंकि वो अपना समझते थे, भाई के पास अपना समझते थे। और इसी में ये खुलासा हुआ कि पहले तो इनके पापा जो थे वो अपनी बहनों से, अपने भाई से प्यार मोहब्बत की वजह से बात कर लिया करते थे फोन पे, लेकिन जैसे ही पता लगा कि वो अक्सर इनसे फोनों पे बात करते हैं, उनसे वो फोन ले लिया गया। इस बात को साबित करता है कि ये सितारा बेगम नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से वो अपने परिवार से अपना संपर्क रखें। बूढ़े पापा से, मजबूर पापा से एक फोन भी छीन लिया गया है, यानी उनको एक फोन करने की इजाजत नहीं है, अपनी बहन से बात करने की इजाजत नहीं है, अपने भाई से इजाजत नहीं है बात करने की। हो सकता है उन्हें ये बात पता भी ना हो आज तक कि उनकी एक बहन के हस्बैंड अब नहीं रहे हैं। तो पापा अपने बहू के लिए रोकर दिखा देंगे, इमोशन दिखा देंगे। वो अपनी सगी बहन के लिए, सगे भाई के लिए उनके इमोशन कहाँ चले गए? सबसे नहीं लगता कि ये सारे ड्रामेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है? वो जो व्लॉग में दिखाते हैं कि पापा ऐसे हैं, पापा ने बहू के लिए ये किया, अपनी बेटी के लिए ये किया, सब ढकोसलेबाजी है, दिखावा है, स्क्रिप्टेड है और लोगों को बहकावा देने के लिए है। चालू के इस व्लॉग बनाने का फायदा क्या हुआ? असलियत तो सामने आनी थी तो वो आ गई। चालू के 1 2 नहीं 6 मामू हैं, 6। अब बताइए अगर 6 से आप रिश्ते नहीं बना के रख सके, 1 से नहीं बनता समझ में आता है, 2 से नहीं बनता समझ में आता है, 6 के 6 मामू से इनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं?
एनएफ ने ये भी बताया कि ये अपने आप को बड़े सेलिब्रिटी बनते हैं, डब्बा अपने आप को बहुत सेलिब्रिटी बनते हैं, लेकिन इनकी मौत हमें जरा भी रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। लोग इनका ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि ये तो ड्रामेबाजी करते हैं और ढकोसलेबाजी करते हैं, दोगलापन करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा, अपने आप को बहुत ही बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे वो कह रही है कि जैसे और भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो अगर कहीं पर भी गांव में या कहीं पर भी इस तरह से जाते हैं तो उनके चारों तरफ इतने सारे लोगों की लाइन लग जाती है, भीड़ लग जाती है। कहीं आपने देखा कि डब्बा के चारों तरफ कोई भीड़ लगी हो कि उसको सब लोगों के बीच में फोटोग्राफ ऑटोग्राफ देने पड़ रहे हो? आज की डेट में यूट्यूब का या सोशल मीडिया का इतना ज्यादा चलन है कि कहीं कोई अच्छा बड़ा इन्फ्लुएंसर पहुंच जाता है, यूट्यूबर पहुंच जाता है, तो लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी वहां पे कितनी इज्जत है। और डब्बा जो कहती है, फ्रेंड्स हमको तो कोई बुलाता नहीं है। अगर निमंत्रण आते हैं शादियों के, फंक्शन के, तो वो सिर्फ और सिर्फ डब्बा के सास ससुर की वजह से आते हैं। इसके लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजता। सब जानते हैं ये कैमरा उठाएगी और सब कुछ मतलब वहां पे शादी का मजा खराब कर देगी और उसको शूट करके और डाल देगी। अभी भी उसके घर में कुछ लोग मिलने आई थी, तो वो हिजाब और ये सब पहनी हुई थी। समझ में नहीं आता, जो खुद हिजाब का इतना मजाक उड़ाती है, तो ऐसी औरतें इससे कैसे करके मिलने के लिए आ जाती हैं, कैसे करके अपने आप को इसके साथ में रखकर देख पाती हैं कि ये भी हमारे जैसी है। वैसे एक लड़की को ऐतराज था इस व्लॉग में आने के लिए, तो उसकी शक्ल ब्लर कर दी गई, लेकिन ब्लर ऐसी करी कि कितनी जगह उसकी शक्ल साफ दिखाई दे रही है। अपने बच्चे का चेहरा छुपाना होता है तो पता नहीं कितनी केयर करती है, और उसको नहीं दिखाना था व्लॉग में, लेकिन उसकी केयर नहीं करी, ब्लर करते करते भी उसका चेहरा दिखा दिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसके व्लॉग के आधार पर ही अगर वो सामने आ जाए 10 लोगों में, मैं पहचान के बता दूंगा कि यही वाली लड़की इसके व्लॉग में आई थी। इसने कारी मामू के साथ में भी कुछ भी नहीं किया। ये चाहती तो यहाँ पे पैचअप कर सकती थी, लेकिन क्या है कि शहर नानी इन दोनों के कंटेंट को भुनाना चाहती है। आज भी शहर अपनी उसी मम्मी के साथ में रह रही है, लेकिन जब ये आ जाती है तो रात दिन इसके और खाला के साथ में रहती है। अगर तुम किसी की जिम्मेदारी ले रहे हो, वो नानी हो या शहर हो, तो पूरी तरह से जिम्मेदारी लो ना। कैसे करोगे ऐसे दूसरे का घर बर्बाद करके? सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि किस मुंह से उन बड़े पापा और बड़ी अम्मी के घर में मिलने के लिए चली गई, जबकि इतने दिन से उसकी खबर नहीं ली। उनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद बात भी नहीं करी। कितने बेशरम लोग हैं, मतलब किस तरह की औरत है कि इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस बात की कि जिसके साथ में इसने ऐसा किया उसके यहाँ किस मुंह से चले गए। अरे कैमरे के सामने नहीं, उन्होंने जरूर इससे इस बात की थोड़ी बहुत शिकायत करी होगी, अरे बेटा बहुत एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें तो पता भी चला होगा, तुमने फिर भी नहीं पूछा। अब सोचिए किस तरह का इसने बहाना बनाया होगा इस बेशरम ने, और वो किस तरह का बहाना होगा आप ही कमेंट करके बताइएगा। किस तरह का बहाना होगा जो इसने अपने बड़े पापा और बड़ी अम्मी को बताया होगा कि हम लोगों ने क्यों करके आपसे बात नहीं करी। बेशर्मी की हद है, मतलब मैं सोच भी नहीं पाता कि आप कैसे करके ऐसे आदमी का सामना कर सकते हैं। खुलकर इसकी शख्सियत इसमें दिखाई दे रही है कि ये किस टाइप की औरत है। इन्फ्लुएंसर के नाम पे ये कलंक है, और अगर मुसलमानी की बात की जा सके, इस्लाम की बात की जा सके, तो वहां पे भी कलंक से कम नहीं है, क्योंकि हर चीज का इसने मजाक बना के दिखाया है। जब भी इसने अबाया पहना है, जब भी इसने हिजाब पहना है, समझ लो लाखों रुपए बटोरने जा रही है। ये समझ लीजिए इस्लाम को इसने ओढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसे लाखों रुपए कमाने हैं। ये था एक पॉडकास्ट इसकी असलियत सामने लाने के लिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।